और बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिंदुत्व के मुद्दे पर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर किया वार। हरीश रावत ने कहा, अपने धर्म पर गर्व है, सलमान खुर्शीद से सहमत नहीं हूं। दून में भी सांस लेने में घुटन का खतरा बढ़ा। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। 6 से 7 गुना ज्यादा प्रदूषण से खासकर बुजुर्गों को हो रही है परेशानी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में फिर गरमाएंगे चुनावी माहौल। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा सैनिक सम्मान यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त सामने आ रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर हरीश रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर वार किया और साथ ही साथ अपने धर्म पर गर्व है। हरीश रावत की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। सलमान खुर्शीद से सहमत नहीं हूं, हरीश रावत ने कहा। दरअसल प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ते ही मुद्दों को लपकने की भी होड़ शुरू हो गई है और अब इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस भी हिंदुत्व को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है और कहा गया है कि अपने धर्म पर गर्व है हरीश रावत की तरफ से। साथ ही साथ हरीश रावत की तरफ से कहा गया कि सलमान खुर्शीद के बयान से सहमत नहीं हूं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें, हरीश रावत की तरफ से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया गया है। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। धनराज, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी मुखर नजर आ रही है, यानी माना जाए कि कांग्रेस अब अकेली बीजेपी को ही हिंदुत्व के मुद्दे पर बैटिंग नहीं करने देगी उत्तराखंड में। सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से आपको बता दूं कि जो अभी हाल ही में सलमान खुर्शीद की तरफ से बयान आया था हिंदुत्व को लेकर, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी उस बयान को लपकना चाहते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, तो मुद्दे कम है। ऐसे मुद्दों को लपकना चाहती है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लगातार मुद्दों को उठाने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुद्दे की कमी लगातार देखने को आती है। कोई भी पार्टी हो मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से बयान दिया गया है कि मुझे अपने हिंदुत्व धर्म पर गर्व है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सलमान खुर्शीद का जो बयान आया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से हमलावर कांग्रेस पर बोला जा रहा था कि तमाम जो बयान खुर्शीद ने दिए हैं उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से निकम्मा बयान बताया गया है बीजेपी की तरफ से। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब हरीश रावत भी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे गर्व है अपने धर्म पर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं है और साथ ही उनको माफी मांगनी चाहिए। जी, यानी जिस तरीके से अब कांग्रेस विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बना रही है, बीजेपी के ही फॉर्मूले को अपनाने की पूरी कोशिश है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि हरीश रावत ने जो बयान जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि जो उनके ही नेता हैं कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, उनका जो बयान आया है उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह की गुटबाजी नजर आती है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को बनाने की कोशिश 2022 के चुनाव में कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसको लपकने की कोशिश हरीश रावत भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती आई है, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी लग रहा है कि वो भी हिंदुत्व की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से हरीश रावत हो या प्रीतम सिंह हो या फिर अन्य कांग्रेस के नेता हो, लगातार हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर वो आरोप भी बीजेपी पर लगाते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि वो राजनीति जरूर करते हैं लेकिन वो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। सोनिका, ठीक है धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा उत्तराखंड की राजनीति में क्या उठापटक चल रही है। आपसे अपडेट हम लेते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। आगे रुक करते हैं, बात देहरादून की करेंगे। हवाओं में जिस तरीके से जहर खुले लगा है, दून में भी
सांस लेने में घुटन का खतरा बढ़ गया है। बड़ी जानकारी है कि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि 6 से 7 गुना ज्यादा प्रदूषण इस वक्त दर्ज किया गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। प्रदूषण से खासकर बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कई दिनों बाद भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं आया है। आपको बता दें दीपावली के बाद वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो उछाल आया अभी तक बना हुआ है और इस कारण दून में सांस में घुटन का खतरा बढ़ने लगा है और लोगों को दिक्कतें हो रही है। धनराज गर्ग मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। धनराज, जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड की राजधानी इस वक्त आबो हवा बेहद खराब हो गई है, प्रदूषण लेवल जिस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है। आप जानकारी दीजिएगा, क्या महसूस आप कर पा रहे हैं, किस तरीके की आबो हवा आज बनी हुई है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से दीपावली के पास से ही लगातार जो वायु प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि दीपावली पर जिस तरह की आतिशबाजी होती है तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण जरूर बढ़ता है और जो प्रदूषण बढ़ा है वो कम होने का नाम राजधानी देहरादून में नहीं ले रहा है। जहाँ तक बात की जाए प्रदूषण बढ़ने की, तो कहीं ना कहीं 6 से 7 गुना प्रदूषण राजधानी देहरादून में बढ़ गया है और जिससे कहीं ना कहीं बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सांस लेने में जिस तरह की दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात है। और जिस तरीके से देखा जाए कि राज्य सरकार की बात करें, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, तो वो लगातार यही कह रहे हैं जिस तरीके से लोगों को अब सांसें लेने में उस देहरादून में दिक्कतें होने लगी हैं, तो कहने के प्रदूषण पर रोक लगाने की आवश्यकता है और तमाम तरह के जो प्रदूषण है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण है या फिर वायु प्रदूषण है, तमाम तरह के प्रदूषण पर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी भी है और प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि अब सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है और तमाम अस्पतालों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए तमाम निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की जो हवा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जहर उसमें घुल चुका है। क्योंकि सोनिका, आपको ये बता दें कि राजधानी देहरादून हो या फिर उत्तराखंड की अन्य जगह हो, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं जो मौसम है वो बड़ा ही सुहाना रहता है और एक मौसम के लिहाज से अच्छा माना भी जाता है। और जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी क्षेत्र है, तमाम पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण कम होने की संभावना रहती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से दीपावली पर जो आतिशबाजी हुई है उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ा है और जो बड़ा ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। धनराज, जिस तरीके से जिक्र करेगा दूसरे राज्यों का अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, उत्तराखंड में क्या किसी तरीके का अभियान चल रहा है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि जब दीपावली का समय था तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तमाम तरह के अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया कि आतिशबाजी ज्यादा ना करें और आतिशबाजी पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात लगातार सरकार करती गई। लेकिन ग्रीन पटाखे उसके बावजूद भी फोड़े गए, क्योंकि ग्रीन पटाखों पर कोई रोक नहीं लगी थी और कहीं ना कहीं उससे भी एक प्रदूषण बढ़ा है। और तमाम तरह के जो अभियान है वो सरकार की तरफ से समय समय पर चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा सोनिका, क्योंकि जब प्रदूषण जरूर फैलता है तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसको ही दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। क्योंकि इस समय भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बुजुर्गों को कहा जा रहा है कि काफी दिक्कतें सांस लेने में हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में व्यवस्थाएं उतनी नहीं होती सोनिका की जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब प्रदूषण बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में लोग जाते हैं क्योंकि सांस की कमी दिक्कतें सामने आती हैं, तो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो किस तरीके से ऑक्सीजन की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तमाम ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि वो तीसरी लहर को लेकर पहले से ही सतर्क है, तो अगर यदि आवश्यकता पड़ती है तो इस ऑक्सीजन को उसमें भी जो प्रदूषण फैला है और जिससे सांस लेने में दिक्कतें या बुजुर्गों को हो रही है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साफ है कि धनराज, सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, अस्पतालों के सामने भी कई चुनौतियां हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग सहयोग करें। क्या लोग सहयोग करते नजर आते हैं आपको? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि काफी चुनौतियां जरूर सरकार के सामने रहती है, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा है किस तरह की चुनौतियां सरकार के सामने थी और अब प्रदूषण बढ़ा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं चुनौतियां जरूर रहती है। क्योंकि ऐसे में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये चुनौती जरूर रहता है। लेकिन
जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जाए कि वो पहले से ही तैयार है कि ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, और तमाम ऑक्सीजन प्लांट भी सरकार लगाती हुई नजर आई थी। और यदि जनता की बात करें तो जनता भी सहयोग जरूर करती है सोनिका, क्योंकि जब हम देखते हैं फील्ड जीरो ग्राउंड पर उतरकर तो कहीं ना कहीं लोग जो कोरोना के कारण दिक्कतों में आए थे वो कहीं ना कहीं पालन जो नियम है उनका पालन करते हुए नजर आते हैं, और तमाम सहयोग वो सरकार को देते हैं, और तमाम सरकार की जो नीतियां होती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में आपने देखा कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तो कहीं ना कहीं उसका पालन करते हुए लोग कोरोना काल में जिस तरीके से मास्क लगाया गया, प्रदूषण अभी जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर कम नहीं हुआ तो लोगों को डबल ट्रिपल मास्क लगाने पड़ेंगे। ऐसे में जरूरी है कि लोग पूरा सहयोग करें प्रशासन का और प्रदूषण को कम करने में भी। बहुत शुक्रिया धनराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड कांग्रेस पर वार किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी ने उत्तराखंड कांग्रेस पर वार किया है। हरीश रावत की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर पलटवार बीजेपी की तरफ से। 4.5 साल में 11,056 लोगों को नौकरी लगी है, ये कहा गया है। वहीं आपको बता दें, संन्यास लेने की तैयारी कर ले हरीश रावत, ये कहा गया है सुबोध उनियाल की तरफ से। बड़ी जानकारी है। साथ ही साथ शराब और खनन माफियाओं को रोजगार दिया गया, ये सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनौती दी है। कहा है कि वह संन्यास लेने की तैयारी कर ले, क्योंकि प्रदेश सरकार में 4.5 साल में 11,056 लोगों की नौकरी दी जा चुकी है और 8,527 पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 4,097 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है। कुल मिलाकर 23,680 पदों में से या तो चयन हो चुके हैं या भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब रोजगार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में रोजगार का मुद्दा लगातार हावी है और इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी है, क्या जानकारी आपके पास? सोनिका, देखिए, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दे के तौर पे रोजगार उभर करके आया है। इसको लेकर के जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि 22,000 खाली सरकारी पदों पे वो भर्तियां करेंगे, जिसमें अधिकतम मौका युवाओं को दिया जाएगा, और उन्होंने उस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया। इसी बीच हरीश रावत ने जब देखा कि बीजेपी रोजगार के मोर्चे पे पॉलिटिकल माइलेज पा रही है, एक राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति में आ रही है, तो उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने अपने 3 साल से कम के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने 32,000 लोगों को नौकरी दी, और उन्होंने ये दावा भी किया कि अगर बीजेपी ने पिछले 4.5 साल में 3200 लोगों को भी नौकरी दी है और उसका डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध करा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और हरीश रावत के इस बयान के आते ही बीजेपी के जो सरकार में शामिल लोग हैं वो सक्रिय हो गए, और जो शासकीय प्रवक्ता है राज्य के और कैबिनेट मंत्री भी है धामी सरकार में, सुबोध उनियाल ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हरीश रावत को चैलेंज किया, चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में 11,056 लोगों को सरकार नौकरी दे चुकी है, और हरीश रावत अगर सच में अपनी बात का कोई महत्व रखते हैं तो उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है, उन्होंने आम जनता को बरगलाने और बहलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में 11,056 लोगों को नौकरी दी है, और आचार संहिता के पहले तक जो रिक्त पद हैं उन सबको भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जैसे सीनियर लीडर को, जो प्रदेश के अत्यंत अनुभवी और पुराने नेता, उनको इस तरह का हल्का बयान कतई नहीं देना चाहिए। और उन्होंने उनसे एक तरह से राजनीतिक आक्रमण भी किया और कहा कि अगर वो सच में अपनी बात को कोई तवज्जो देते हैं और सच बोलते हैं तो उन्हें जो सरकार ने डाटा उपलब्ध कराया उसका परीक्षण करना चाहिए और तुरंत अपने राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए। धीरेन्द्र, सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया है कि 4.5 साल के अंदर तकरीबन 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। क्या वाकई ऐसा हुआ है धीरेन्द्र? क्योंकि उत्तराखंड में तो युवाओं की तरफ से भी लगातार बेरोजगारी को लेकर कई बार प्रदर्शन देखा गया, या लगातार रोजगार की मांग उठ रही है? देखिए सोनिका, जो सुबोध उनियाल ने डाटा रखा है वो सरकारी डाटा है और उसकी विश्वसनीयता पे हम भरोसा कर सकते हैं।
क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा झूठ है, कोई भी जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति नहीं बोल सकता। और सुबोध उनियाल की अपनी कोई ये घोषणा नहीं है, ये सरकार ने 4.25 साल में जो सरकारी नौकरियां दी हैं उसका डाटा है और उसका एनालाइज किया जा सकता है, उसका परीक्षण भी किया जा सकता है, उसकी सत्यता जानी जा सकती है। तमाम जो माध्यम है और राइट टू इंफॉर्मेशन हो या अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी ली जा सकती है। और उन्होंने अपने वक्तव्य में हरीश रावत को चुनौती देते हुए ये भी कहा है कि वो RTI लगा करके भी कितनी नौकरियां सरकार ने पिछले 4.25 साल में दी है इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सुनकर ये तो हम कह सकते हैं कि जो 11,000 से अधिक लोगों को नौकरी देने का सरकार का दावा है ये सही साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ ये बात कही है, तो हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जौल जीबी मेले का शुभारंभ किया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि यह हमारी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। दरअसल काली और गौरी नदी के संगम पर स्थित जौल जीबी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक, पारंपरिक और व्यापारिक जौल जीबी मेले का शुभारंभ हो गया। रविवार के दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। जौल जीबी मेले को और अधिक विकसित और सुविधा युक्त किया जाएगा। जौल जीबी मेला भारत नेपाल के मैत्री संबंधों को एक करने का कार्य करता है। मेला हमारी धरोहर और संस्कृति का द्योतक है, उन्हें हमें आगे बढ़ाने के लिए जीवित रखना होगा। तो जौल जीबी मेले का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और कहा गया है कि यह हमारी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। चलिए आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड का लोक महापर्व इगास बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। दीपावली के 11वें दिन ये मनाया जाता है। पूरे उत्तराखंड में इगास पर्व की धूम छाई रही। पारंपरिक पर्व की धूम में श्रोताओं ने गढ़वाली लोकगीतों का आनंद लिया। देर शाम मंडान लगाने के साथ जगह जगह भैलो खेला गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक पर्व इगास की प्रदेशवासियों को शुभकामना और बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति को जानना और समझना होगा, उनका सम्मान करना होगा। हमारी सुंदर परंपराओं में क्या गहराई और क्या विजन है, इसे नई पीढ़ी को भी बताना होगा। राजधानी देहरादून सहित पूरे राज्य में इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया। शाम होते ही घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठी। दीपक की रोशनी से रविवार की शाम चमक उठी और एक बार फिर दिवाली जैसा नजारा उत्तराखंड में देखा गया। खूब पटाखे जलाए गए, ऐसा लगा मानो कि रविवार को ही दिवाली हो। इगास के मौके पर देहरादून में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें लोक कलाकारों ने अपने नृत्य कला से चार चांद लगा दिए। आगे रुक करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के यानी जेपी नड्डा एक बार फिर उत्तराखंड में चुनावी माहौल करवाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस दौरान सैनिक सम्मान यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 16 नवंबर को जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ बैठकें होनी है, बैठक की जाएगी उनकी तरफ से और जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में जेपी नड्डा रहेंगे। चुनावी माहौल को एक बार फिर गरमाया जाएगा, जनता के नब्ज को भी भांपने का काम करेंगे। सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर चुनावी माहौल को गरमाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है और उससे पहले बेहद ही कम समय में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले जेपी नड्डा तमाम कोशिश और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के नब्ज भांपने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है। 16 नवंबर को मंथन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। तो वहीं आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा। संजय शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ।
संचित जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। किस तरीके का कार्यक्रम उनका तय है और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा? विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है। देखिए सोनिका, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चल रहा है हर घर भाजपा, घर घर भाजपा को लेकर के लगातार उनके जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो हर घर जाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि जेपी नड्डा का उत्तराखंड में आना, और इससे पहले आप देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री का भी दौरा उत्तराखंड के अंदर फिक्स किया गया है और अमित शाह का भी उत्तराखंड के अंदर। तो जो केंद्रीय बड़े नेता हैं, जो आप कहीं ना कहीं मानेंगे जिनका उत्तराखंड में आने के बाद एक राजनीतिक घमासान और एक भूचाल राजनीति में लेके आते हैं, तो ऐसे बड़े नेताओं का, दिग्गजों का आना उत्तराखंड में तय हुआ है। और जो 2 दिवसीय दौरा जेपी नड्डा का उत्तराखंड के अंदर तय हुआ है, उसमें आप देखिए कि वो सैनिकों को टारगेट करेंगे। इससे पहले वो उत्तराखंड आए थे, तो आप देखिए कि लगातार जो उत्तराखंड की राजनीति को गरमाने का काम इस वक्त उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये दावा करती है कि उनकी सरकार दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर बनेगी और अब की बार वो 60 पार सीटें लेकर आएगा। ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में आना कितना महत्वपूर्ण रहता है और कितना फायदा इससे मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो तमाम रूप से कहते हैं कि उनकी पार्टी दोबारा रिपीट करेगी और बड़े नेताओं का उत्तराखंड आना उनको फायदा देगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। सोनिका, यानी संचित, अब वोट बैंक की अगर बात की जाए तो सैनिक सम्मान यात्रा के जरिए सैनिकों को लुभाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए सोनिका, जो सैनिकों को लुभाने के लिए जो सैनिक सम्मान का कार्यक्रम किया गया, उसमें जेपी नड्डा खुद शिरकत करेंगे और तमाम बैठक भी लेंगे। क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जो एक विपक्षी पार्टी के रूप में जो उभर के सामने इस वक्त आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट है कर्नल अजय कोटियाल, वो सैनिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो कहीं ना कहीं सैनिकों को लुभाने का काम इस वक्त उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। क्योंकि देखिए सैनिक वोट बैंक उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। महिलाओं की बात करें, वो भी एक बड़ा वोट बैंक है और तमाम तरीके के वर्ग जो है वो अलग अलग वोट बैंक के रूप में। लेकिन सैनिकों को स्थापित करना उत्तराखंड के अंदर, सैनिकों को लुभाने का काम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से कर्नल अजय कोटियाल लगातार जो राजनीति कर रहे हैं वो सैनिकों के ऊपर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं एक सैनिक बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं खुद सैनिक रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी जो राजनीति है उसको कमजोर करने का काम और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं। ठीक है संचित, आप नजर बनाए रखिएगा किस तरीके से दौरे को लेकर के आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की दरियादिली सामने आई है। दरअसल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के लिए हर एक जान की कीमत है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री जब अपनी सरकारी कोठी की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में पता चला कि एक गाय किसी गड्ढे में गिर गई है। तो मुख्यमंत्री ने खुद अपना काफिला रोका और काफिले में शामिल लोगों के साथ मिलकर देर रात को ही गाय को बाहर निकालने का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री तब तक वहां से नहीं गए जब तक कि गाय को बाहर नहीं निकाल लिया गया। गाय को बाहर निकालने के बाद सीएम चन्नी वहां से रवाना हुए। तो दरियादिली सामने आई है। पंजाब के सीएम की कोठी से बाहर निकले थे और बाहर निकलते ही उनकी नजर पड़ी एक गड्ढे में जिसमें गाय गिरी हुई थी। तो गाय को निकालने की पूरी कोशिश की गई सीएम चन्नी की तरफ से और सफल भी हुए। और जब तक बाहर नहीं निकाला गया गाय को तब तक उनके पास ही रुके रहे। उसके बाद वो रवाना हुए हैं अपनी कोठी की ओर। तो दरियादिली सामने आई है। सीएम चन्नी की काफिले में शामिल लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया है। सीधा आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं।
बैठ जाओ, बैठा दो बस। ओम विष्णु अंदर अंदर श्रीमद्भगवती महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री। तस्वीरें आपने देखी। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हवन और यज्ञ किया जा रहा है। दरअसल मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का आज स्थापना हो जाएगी और उसके मद्देनजर में हवन और यज्ञ की शुरुआत पहले की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।